जीवन में सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, पर काम के लोग चंद मिलते हैं, और जब मुसीबत आती है तब पुलिस के सिवाय सभी दरवाजे बंद मिलते हैं। जब कोई दुर्घटना होती है तब हम भगवान को याद तो करते ही हैं, पर भागते पुलिस के पास ही है। आपकी परेशानियां हल करने के लिए मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ रायपुर के क्राइम ब्रांच यूनिट के पदस्थ श्री रोहित मालेकर जी। इनका जोरदार तालियों से मैं स्वागत करती हूँ। मैं माही पुलरानी एवं सोनिया इसरानी से अनुरोध करती हूँ कि वे रोहित मालेकर जी को ससम्मान मंच पर लें और उनका शॉल से स्वागत करें। गुड इवनिंग ऑल। आज मुझे बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज मुझे इस कार्यक्रम में जिस व्यक्तित्व का परिचय पढ़ने मिला है वे एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं। ये 2008 बैच से हैं और इस क्षेत्र में ही कार्यरत हैं। इन्होंने रायगढ़, दुर्ग, बालोद और नारायणपुर में अपनी सेवाएं प्रदान की है। इन्होंने पूर्व में बालोद, रायपुर, दुर्ग में साइबर सेल प्रभारी के रूप में कार्य कर अपनी सेवा प्रदान की है। वर्तमान में ये रायपुर में क्राइम ब्रांच में है। ये है आज हमारे बीच उपस्थित पुलिस इंस्पेक्टर श्री रोहित मालेकर जी। आज हम सब लेडीज यहाँ अपने बच्चों को घर पे छोड़ आए हैं। इसका क्रेडिट जाता है पुलिस डिपार्टमेंट को। आई हैट्स ऑफ टू द पुलिस डिपार्टमेंट सर्विसेज। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। डिजिटल फ्रॉड पे जो आज की कार्यशाला है बहुत अच्छी पहल है। मुझे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय का, श्री कीर्तन राठौर साहब का जब मैसेज आया कि आप लोगों के बीच में जाके डिजिटल फ्रॉड पे चर्चा करनी है, तो बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने स्वस्फूर्त होकर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया है और डिजिटल फ्रॉड पे आप लोग एक कार्यशाला चाह रहे हैं और उसमें मेरी उपस्थिति मुझे आनी है यहाँ पे, ऐसा मुझे बताया गया। तो और खासकर जब मुझे पता चला कि लेडीज ज्यादा रहेंगे यहाँ पे, तो लगा कि भाई कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट अच्छा आएगा और अधिक से अधिक लोग इससे इस कार्यशाला से बेनिफिट होंगे। जैसा मेरा परिचय अभी मैडम ने बताया, दोबारा मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, फिर भी अपना नाम और पता फिर से बताऊंगा कि मेरा नाम रोहित मालेकर है। मैं 2008 बैच का इंस्पेक्टर हूं और अलग अलग पुलिस स्टेशन पे रहकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मैंने सेवाएं दी हैं। इसके अतिरिक्त साइबर सेल, क्राइम ब्रांच जैसे जो जगह है वहां पे रह के मैंने सेवाएं दी हैं। वर्तमान में एंटी क्राइम और साइबर सेल यूनिट रायपुर में मेरी पोस्टिंग है और यहाँ विगत 4 महीनों से मैं सेवा दे रहा हूं। ये जो डिजिटल फ्रॉड है, इसके पहले मैं देखिए इसको थोड़ा सुनिएगा। बेसिकली क्या है, जब हम कोई क्लास लेते हैं या फिर किसी मैटर पे बात करते हैं तो मनोरंजक नहीं होता है वो चीज। मनोरंजक नहीं होता है कि मतलब ये है कि आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लगेगा क्लास। बोरिंग ऐसा लगेगा क्योंकि ये कुछ मैं बोल रहा हूं, एक वन वे कम्युनिकेशन है तो थोड़ा सा बोर लगेगा। लेकिन मानिए बिल्कुल डैम श्योर मैं कि जो भी जानकारी आपको यहाँ पे दी जा रही है बहुत अच्छी जानकारी है और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये फ्रॉड आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। और इसके लिए यहाँ पे एक आपके सामने सुनो रायपुर करके एक देखिए आपके बैकड्रॉप लगा हुआ है। ये बैकड्रॉप बेसिकली अभी हाल ही में जो रायपुर पुलिस ने एक अभियान चलाया है जो साइबर फ्रॉड को लेके, उसी अभियान का एक बैकड्रॉप है जिसको पब्लिक से अच्छा रिस्पांस मिला था। और इस अभियान के बाद जो साइबर फ्रॉड है उसमें बहुत ही ज्यादा कमी आई है। अभी भाई साहब यहाँ पे डिजिटल फ्रॉड के बारे में बता रहे थे
उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। साधारण शब्दों में उन्होंने जितने फ्रॉड होते हैं उसके बारे में डिटेल में आप लोगों को समझाया, बताया है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे टॉपिक्स को उन्होंने कवर कर दिया। फिर भी मैं कुछ टॉपिक्स जो हमने बेसिकली तैयार किए थे सुनो रायपुर अभियान के दौरान, उस टॉपिक्स पे मैं बात करना चाहूंगा आज के इस कार्यशाला में। एक थ्योरी के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे हम लोग किसी न किसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आप लोग भी एक पर्टिकुलर किसी न किसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, और उसी सोसाइटी का एक थ्योरी मैं बताऊंगा आपको। उस थ्योरी का नाम है ब्रोकन विंडो थ्योरी। ये थ्योरी अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों द्वारा दी गई थी। कुछ क्रिमिनोलॉजिस्ट थे जो क्राइम को बेसिकली वो लोग स्टडी करते थे। उन्होंने एक थ्योरी बताई थी कि ब्रोकन विंडो थ्योरी, क्राइम किस तरह से बढ़ता है हमारे समाज में और क्यों बढ़ता है, उसका जिम्मेदार कौन है। क्या हम जिम्मेदार हैं, क्या पुलिस जिम्मेदार है, या कोई और। बेसिकली क्या होता है, कहीं अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं गुंडागर्दी हो रही है, कहीं कुछ अवैध काम हो रहे हैं, कुछ असामाजिक तत्व किसी जगह पे आकर हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, तो अरे पुलिस वाले नहीं आ रहे हैं, पुलिस वालों का काम है, क्या कर रहे हैं पुलिस वाले, ये तो पुलिस वाले नहीं आ रहे, पुलिस वाले पुलिस नहीं करती काम, पुलिस ये नहीं करती, दूसरों को दोषारोपण करने के अलावा हमारे पास कोई आधार नहीं। मैं ये जो ब्रोकन विंडो थ्योरी है उसी पे बेस जो है ये थ्योरी है कि क्या होता है, व्हाट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, हमारी क्या जिम्मेदारी है, क्या हमने कभी इसके बारे में सोचा है। इस बारे में बताने के लिए ब्रोकन विंडो थ्योरी दी गई। एक सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते थे, अच्छे अच्छे लोग रहते थे आप लोगों के जैसे, ठीक है। उस सोसाइटी में एक घर में रहने वाले कुछ दंपत्ति, पेरेंट्स जो दंपत्ति जो है वो उस जगह को छोड़ के चले गए, किसी दूसरे जगह चले गए, वो जगह खाली हो गई, मकान खाली हो गई, कोई रहता नहीं उस मकान पे। उस मकान में जब कोई नहीं रहता तो क्या हुआ कि कुछ लोग उस मकान में घुसना शुरू कर दिए। अब कोई नहीं रहता मतलब देखा खाली है मकान, तो आसपास के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, बदमाश किस्म के लोग हैं, वो उसमें घुसना शुरू कर दिए और उसमें अपना बसेरा बनाना शुरू कर दिए। कुछ लोग वहां जाके शराब पीना शुरू कर दिए, कुछ लोग है ना जो भी ड्रग्स लेना शुरू कर दिए। एक दिन क्या हो गया, उस पे किसी ने पत्थर मार दिया क्योंकि वहां कोई रहता नहीं है, तो विंडो टूट गई वहां की, तो विंडो ब्रोकन हो गई, उसकी विंडो टूट गई वहां की। विंडो के टूटने से लगातार उसमें उस घर के अंदर क्राइम इतना बढ़ने लगा, सारे लोग आ रहे हैं वहां पे, लड़के आ रहे हैं, तो देख के ऐसा लगा कि आप ये कॉलोनी बिल्कुल रहने लायक नहीं है, इसको छोड़ना पड़ेगा। धीरे 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 क्या हुआ, कॉलोनी को लोग छोड़ने लग गए, कॉलोनी छोड़ने लग गए और एक ऐसी स्थिति बन गई कि उस कॉलोनी में कोई रहना नहीं चाहता था, वो कॉलोनी इतनी बर्बाद हो गई। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये जो ब्रोकन विंडो थ्योरी है भाई, इसमें जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूं आपको, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वहां ठहरा जाए? आप जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार हम हैं, हमको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हम जिम्मेदार हैं इसके लिए। हम चाहते तो वहां पे जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठा सकते थे कि भाई ये चीजें हो रही है, पुलिस में कंप्लेंट कर सकते थे, किसने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की, ये सब चीजें हो रही हैं, किसी ने कोई भी एक्शन उस मकान के अगेंस्ट नहीं लिया, तभी जाके वो पूरा एनवायरनमेंट वहां का दूषित हो गया। तो हमारी जो रिस्पांसिबिलिटी है हमारी सोसाइटी को लेके, वो क्या है, किसी भी क्राइम को लेके, चाहे वो डिजिटल फ्रॉड हो चाहे किसी दूसरे प्रकार का क्राइम हो, तो क्राइम के अगेंस्ट हम हमेशा ध्यान रखिए कि अगर क्राइम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे साथ नहीं होगा। अगर आपके किनारे घर में किसी घर में चोरी अगर हो रही है तो आप ये मत सोचिए कि मेरे घर में चोरी नहीं होगी, अरे उसके यहाँ हुआ है, क्या मतलब निकल लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आपकी कॉलोनी में चोरी अगर हो रही है किसी जगह पे, तो ये मान के चलिए कि वो चोरी आपके यहाँ भी हो सकती है। अगर आपके साथ में कोई फ्रॉड हुआ है, साइबर फ्रॉड हुआ है, तो आपके साथ हुआ है तो दूसरे के साथ भी हो सकता है। कहते हैं कि समझदार व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख के, दूसरी घटनाओं को देख के सीखता है। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि घटनाएं जब होने शुरू हो
जाए तो हमको अलर्ट हो जाना चाहिए। वही इस साइबर फ्रॉड का हाल है। आप लोग इतने अच्छा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग को लेकर सब इकट्ठे हुए हो और इंटरनेट का जमाना है, ठीक है, बढ़ते इंटरनेट के अभी उपयोग ने, ठीक है, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां पैदा करती हैं जो हमको सोचने में मजबूर करती हैं कि हमको अलर्ट रहने की जरूरत है। अलर्ट रहने की जरूरत क्यों? क्योंकि साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है। अब साइबर फ्रॉड जब बढ़ रहा है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की आप तो बात करें तो साइबर फ्रॉड तो तय है। डिजिटल का मतलब क्या है? इंटरनेट का उपयोग होना है, मोबाइल का उपयोग होना है, ऑनलाइन आप मार्केटिंग करेंगे, आप अपने मार्केटिंग जब आप करेंगे, मार्केटिंग का ऑनलाइन मार्केटिंग का मतलब ही क्या है? ऑनलाइन मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप प्लेटफॉर्म के रूप में इंटरनेट का उपयोग कर रहे हो किसी भी सामान को खरीदने के लिए, बेचने के लिए, घर में मंगाने के लिए या अदर कोई चीज, मतलब आप इंटरनेट का उपयोग करोगे, आप मोबाइल का उपयोग करोगे, आप एक वेबसाइट बनाओगे या फिर आप कोई आप एप्लीकेशन यूज करोगे, ठीक है, ये सब आप करोगे। अब जब ये सब आप करोगे तो उसमें फ्रॉड भी होंगे। तो जब हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं और जब साइबर फ्रॉड की बात कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमको अलर्ट रहना जरूरी है। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सिक्योरली आप इंटरनेट का उपयोग करना जानते हैं नहीं जानते हैं। अगर आप मोबाइल को सिक्योरली उपयोग नहीं करना जानते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके साथ में साइबर फ्रॉड होना तय है। आप अगर वैलेट का सही तरीके से उपयोग नहीं करना चाहते तो आप मान के चलिए कि आपके साथ साइबर फ्रॉड होना तय है। आप अपने डेटा को अगर सुरक्षित रखना नहीं जानते हैं अपने मोबाइल में या अपने सिस्टम में तो आपके साथ साइबर फ्रॉड होना तय है। और सुरक्षा के बहुत सारे उपाय हैं। आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, महिलाएं बेसिकली ज्यादा मैं उनको कहना चाहूंगा, आजकल मैं कुछ फ्रॉड्स और कुछ अभी घटनाओं के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को किस तरह से वुमेन्स अगेंस्ट जो साइबर क्राइम बढ़े हैं और वुमेन्स रिलेटेड जो क्राइम हो रहे हैं किस प्रकार के हो रहे हैं, मेंस रिलेटेड भी क्राइम है, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। लोगों को डराना भी है, बताना भी है कि भाई ये हो सकता है आपके साथ अगर आप ये नहीं करोगे। तो मैं वो चर्चा करूंगा, तो आपको ध्यान देना है इसको, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कुछ करंट सिनेरियो में जो ट्रेंड्स आए हैं साइबर फ्रॉड के उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। मैं अभी इस पे पीपीटी के थ्रू उसको बताऊंगा आपको, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि ये जो अवेयरनेस कार्यक्रम क्यों कराते हैं, आप लोग क्यों अवेयरनेस कार्यक्रम करा रहे हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज के समय में। भाई अवेयरनेस कार्यक्रम क्यों हो रहा है? भाई पुलिस स्टेशन है, अगर किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है तो फिर जाके वो क्यों नहीं डायरेक्ट रिपोर्ट हो जाती है उसकी और उसको पकड़ लिया जाता। जिस तरह से नॉर्मल किसी के साथ में मारपीट हो गई, कोई घटना हो गई, आपके यहाँ चोरी हो जाती है, चोरी हो गई, छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। आप क्या करते हो? पुलिस स्टेशन जाते हो, पुलिस स्टेशन जाके आप रिपोर्ट करते हो, रिपोर्ट करके आपका काम वहां पे खत्म हो जाता है और पुलिस उस चोर को पकड़ती है या नहीं पकड़ पाती, जो भी है, पकड़ के लाती है उसको और उसको जेल में डालती है। लेकिन साइबर फ्रॉड में, लेकिन हम चोरी को लेकर कभी अवेयरनेस कार्यक्रम करते हैं? हमने देखा कभी नहीं करते हैं, मैं यूजुअली नहीं करते हैं। लेकिन साइबर क्राइम को लेकर बहुत सारे अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उसके पीछे क्या कारण है मैं आपको बता रहा हूं। उसके पीछे कारण यह है क्योंकि अवेयरनेस ही बचाओ। आप एक बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि कोई आदमी बैठ के यहां सो रहा हो, मैं इधर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं उसके बाद, ठीक है, और आप ये मान चलिए वही साइबर फ्रॉड का शिकार हो गया, उसने सुना नहीं इस चीज को जो मैंने बताया। क्योंकि एक ही बार होगा ना, जो भी घटना होगी आपके साथ एक ही बार होगा, दोबारा नहीं होगा, बता रहा हूं। दोबारा तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो समझ जाएगा दोबारा होना ही क्या है, क्यों होगा दोबारा, एक ही बार होगा। और वो एक बार इसलिए होगा क्योंकि आप अवेयर नहीं हो। अवेयर इसलिए नहीं हो क्योंकि पुलिस इतनी अवेयरनेस कार्यक्रम चलाती है, आप सुनते नहीं हो, आप ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। और ये है कि आप समझते नहीं हो कि किस तरह से इससे बचना है। साइबर जो क्रिमिनल्स होते हैं, एक नॉर्मल जो परंपरागत जो अपराध होता है, किसी ने किसी व्यक्ति की को गाली गलौज कर दी, उसको थप्पड़ मार दिया, अब वो जानता है कि महेश है जिसने मुझे थप्पड़ मारा। वो क्या करेगा? पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट उसकी लिखाएगा कि सर महेश ने मुझे गाली गलौज किया और थप्पड़ मारा। उसके अगेंस्ट क्राइम रजिस्टर हो गया, मुकदमा कायम हो गया, मुकदमा दर्ज हो गया और उस व्यक्ति को लाके पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हम उस व्यक्ति को जानते हैं कि वो महेश है। अगर नहीं भी जानते, नहीं साहब मैं नहीं जानता कौन है, मैं नहीं जानता, लेकिन चौक में वो लड़का खड़ा था, वो व्यक्ति खड़ा था, उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी और चश्मा लगाया था, ठीक है, और हिंदी में
बात कर रहा था, वो दुकान वाला उसको जानता है, पहचानता है। इतना भी आपने अगर बता दिया तो भी पुलिस ढूंढ लेगी उसको और उसको अरेस्ट कर लेगी। लेकिन इंटरनेट में जो व्यक्ति बैठा है, इंटरनेट में अगर कोई व्यक्ति चला रहा है इंटरनेट, तो वो यूएसए में भी हो सकता है, वो ब्रिटेन में भी हो सकता है, वो थाईलैंड में भी हो सकता है, वो मलेशिया में भी हो सकता है, वो व्यक्ति इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया के किसी कोने में भी हो सकता है। वो उसको पकड़ना मुश्किल है, और पकड़ना उस समय ज्यादा मुश्किल है जब वो फेक आईडी का उपयोग कर रहा है। कॉल्स आपको आ रहे हैं मोबाइल फोन से, इंटरनेट कॉलिंग हो रही है, या आपको कोई लिंक आ रहा है, कहीं से भी भेजा जा सकता है। आपके पास अगर फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि जो कॉल्स है वो लोकल यहाँ का नहीं है, हो सकता है वो बाहर कहीं नोएडा में बैठ के आपको कॉल कर रहा है, और आपके साथ फ्रॉड हो गया, आप पुलिस स्टेशन आके आप रिपोर्ट कर रहे हैं, साइबर सेल आके सच को पकड़ लीजिए। कहां से पकड़ेंगे? जब उसकी डेटा निकालोगे तो पूरे फ्रॉड डेटा रहते हैं, उसके सारे फेक डेटा, सारे डेटा फेक रहेंगे। मोबाइल नंबर का जो डेटा रहेगा, जिस नंबर से आपको कॉल आएगा, वो कॉल जब उसकी डिटेल निकाली जाएगी साइबर सेल से, तो फ्रॉड, वो तो उस नाम का व्यक्ति वहां मिलता ही नहीं। आप उस नंबर का डिटेल निकालेंगे तो वो नंबर चल रहा है चेन्नई में, ठीक है, नंबर चल रहा है चेन्नई में और कॉल आ रहा है बंगाल से, मतलब सॉरी, डेटा उसका वो जो नंबर है किसके नाम से है, अगर उसका नेम एड्रेस निकालोगे तो पता चलेगा वो बंगाल का कि किसी पते में रहने वाले व्यक्ति का फोन है, नंबर है, सिम है, और वो कॉल्स कहां से कर रहा है, चेन्नई से कर रहा है। खाते में जो आपके खाते का डिटेल निकालेंगे तो खाते का जो डिटेल निकलेगा वो जाएगा कहां से, वो नोएडा का खाता है जहां पैसे जा रहे हैं। तो पुलिस करे क्या, बंगाल जाए कि नोएडा जाए कि क्या बोलते हैं चेन्नई जाए? तो कहने का मतलब ये है कि आसानी से उनको पकड़ना, उनके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करना मुश्किल होता है। एक व्यक्ति अनजान है, अज्ञात है, जिसको आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, वो किसी देश के किसी कोने में, विदेश के किसी कोने में बैठ के वो क्या कर रहा है, आपको ठगी का शिकार बना रहा है, आपको टारगेट बना रहा है, आपको ठग दिया उसने और आप ठगी का शिकार हो गए, आप विक्टिम बन गए। ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति के खिलाफ आप कार्रवाई चाहते हो, तत्काल कार्रवाई नहीं हो पाती, इसीलिए और उसको पकड़ना भी थोड़ा मुश्किल होता है। आजकल इंटरनेट चलाने वाले लोग बहुत सारे फेक आईडी बना के ये सब चीजें करते हैं, इसलिए हमको क्या है, सावधानी ही सुरक्षा है। हमको क्या करना है, अवेयर रहना है। अगर आप अवेयर रहोगे तो आप ठगी के शिकार नहीं होगे, और अगर ठगी के शिकार नहीं होगे तो फिर ये जो साइबर फ्रॉड्स है वो सब चीजें उसको आसानी से हम रोक सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आज आप लोगों के बीच में बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई हैं, लेकिन कुछ नए ट्रेंड्स जो साइबर फ्रॉड्स के हैं, साइबर फ्रॉड्स के जो नए ट्रेंड्स हैं उसके बारे में मैं चर्चा कर लेते हैं कि नए कौन से ट्रेंड्स हैं जो अभी वर्तमान में हो रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमको जानकारी आवश्यक है। और क्योंकि ये जो अवेयरनेस कार्यक्रम है रूटीन में चलता रहेगा, पुलिस ऐसे कार्यक्रम करती रहती है, क्यों? क्योंकि हर 6 महीने में इनके साइबर क्रिमिनल्स के काम करने का तरीका, ठगी करने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ तरीके हैं जो आप लोगों के बीच में मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक तो अभी देखा आपने, अभी एक फ्रॉड है, फर्जी लिंक के बारे में इन्होंने बता दिया। अभी फर्जी लिंक का मतलब आप लोगों ने देखा होगा, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, सोशल मीडिया और इंटरनेट सभी यूज करते हैं, आप सभी मोबाइल फोन सबके पास है, व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप आप सभी चलाते हो। अभी किसी की शादी हो रही है, किसी का ब्याह हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, या आपको किसी को मैसेज भेजना है, तो पहले क्या होते थे, कार्ड्स दे जाते थे, शादी के कार्ड होते थे, शादी के कार्ड आपको दिए जाते थे, घर तक शादी कार्ड छोड़ने आते थे लोग, भैया आना आप शादी में, हमारे यहाँ शादी है। लेकिन अब वो समय गया, वो समय चला गया, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, हमारे पास व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा मैसेज बनाते हैं, उसमें लिंक डाल देते हैं, लिंक डाल के हम उसको क्या करते हैं, इनवाइट कर लेते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो लिंक का जो है बहुत ही एक आसानी से लिंक के द्वारा किसी भी व्यक्ति का के सिस्टम को एक्सेस किया जा सकता है, ठगा जा सकता है। तो मैं ज्यादा डीप ना बताते हुए सीधे ये कहूंगा जो भाई साहब ने बताया कि आपके पास में व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज के थ्रू या फिर किसी भी माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई भी लिंक आता है तो लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है। लिंक की क्लिक करने से क्या होता है, आप ठगी के शिकार हो सकते हैं, आपकी डेटा चुराई जा सकती है। आप इतना ध्यान रखेंगे कि फर्जी लिंक हो सकता है, लिंक से किसी भी प्रकार का कोई भी मैसेज आपको भेजा जाता है तो उसको आपको
आपको क्या करना है, क्लिक नहीं करना है। कैशबैक ऑफर इन्होंने बताया, कैशबैक ऑफर एक नया ट्रेंड है साइबर फ्रॉड का। साइबर फ्रॉड का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा यहाँ पे? अभी आपने क्लास भी वो की है, अभी सर ने बताया है, आपने बताया है सर साइबर फ्रॉड क्या होता है? हाँ बताइए मैडम, प्लीज ताली बजाइए मैडम के लिए। सर फ्रॉड्स लाइक जैसे अलग अलग उसके थ्रू की आप किसी के लिंक पे क्लिक करके हो रहा है या फिर किसी ऐप के थ्रू हो रहा है, दैट काइंड ऑफ कॉल्ड एज अ साइबर फ्रॉड। यस, यू आर गोइंग राइट वे। बिल्कुल बैठ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपने सही बताया। साइबर फ्रॉड का मतलब एक बार समझ लीजिए, फिर से बता रहा हूं मैं, ठीक है। साइबर फ्रॉड को आप सीधे से समझ लीजिए, जब कहीं भी मोबाइल फोन का उपयोग होता है, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग होता है, या फिर इंटरनेट का उपयोग होता है, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं यह माध्यम के रूप में उपयोग अगर हो रहा है और आपके साथ ठगी हो रही है इसके माध्यम से, तो आप मान लीजिए वो साइबर फ्रॉड है। फ्रॉड मतलब ठगी, छल करना, किसी व्यक्ति के धोखा देना, धोखाधड़ी बोलते हैं ना जिसको, वो धोखाधड़ी। किसी को अगर धोखाधड़ी ऐसे हो रहा है कि धोखाधड़ी करने के लिए मोबाइल का उपयोग कर रहा है, ठीक है, या फिर इंटरनेट का उपयोग कर रहा है, या ये जो सिस्टम हमारे पास है सिस्टम का उपयोग कर रहा है, तो वो साइबर फ्रॉड है। क्या है वो? साइबर फ्रॉड है, साइबर ठगी है। तो ये साइबर फ्रॉड है। ये जो बल्क मैसेज उसको बताया था अभी यहाँ पे, वो एक मैंने डिस्प्ले में कौन सा आया था? नहीं सर, नहीं सर, कैशबैक ऑफर, ठीक है, ध्यान है मुझे। एक समय था जब हम पेमेंट करने के लिए कैश का उपयोग करते थे। कैश का उपयोग करते थे मतलब पैसा हमारे जेब में होता था, वैलेट्स हम रखते थे, वैलेट्स रख के हम किसी भी जगह पे सामान खरीदना है तो हम वहां उस जगह पे जाते थे और जाके सामान खरीदते थे, कैश हम देते थे, उसके बदले को सामान मिलता। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा हमारे पास टेक्नोलॉजी आती गई, एडवांस टेक्नोलॉजी आती गई। टेक्नोलॉजी ने हमको और इजी वे में हमको शॉपिंग करने का इजी वे दे दिया। हम क्या, हमारे पास एक प्लास्टिक कार्ड्स आना शुरू हो गए। प्लास्टिक कार्ड में जैसे एटीएम कार्ड आ गए, ठीक है, एटीएम कार्ड जिसको हम डेबिट कार्ड बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, ऐसे कार्ड्स हमारे पास आना शुरू हो गए। तो ये सब कार्ड जब हमारे पास आना शुरू हो गए तो फिर एटीएम कार्ड से हम शॉपिंग करना हमने शुरू कर दिया। हम क्या करते थे, फिर एटीएम में जाके पैसे निकालना शुरू कर दिए, उससे पैसे निकाल के फिर उससे हम शॉपिंग किए। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्वैप मशीन टेक्निक आ गई। स्वैप जो मशीन है, स्वाइप मशीन जब आई तो मशीन पे हम फिर स्वाइप करने लगे उसी कार्ड को, ठीक है, तो कार्ड करके फिर हम शॉपिंग करने लगे। फिर टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, हमने सोचा कि नहीं ये कार्ड तो हमको मिला है, अब इस कार्ड से हमको शॉपिंग नहीं करना भाई, बहुत हमको और इजी टेक्निक्स चाहिए। तो फिर आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने क्या किया, और इजी टेक्निक आपको दे दी। आपको ये जो है आपको वैलेट्स दे दिए। वैलेट्स मतलब ये कि हमारे जो हाथ में, हमारे जेब में जो बटुआ है, हमको नहीं चाहिए, कितना हम बटुए लेके घूमते रहे, तो उसने क्या किया, वैलेट्स बना दिए। वैलेट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक वैलेट्स फॉर्म कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक वैलेट्स का मतलब आप चलाते होंगे जैसे फोन पे, गूगल पे, इस टाइप के जो वैलेट्स हैं जिसको हम गेटवे, पेमेंट गेटवे कहते हैं, उसका निजात किया गया। वो क्या होता है, आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक वैलेट, जो आप इंस्टॉल करते हो और उसमें कुछ पैसे आपको इंपोर्ट करके फिर उसको खर्च कर सकते हो। जैसे घर बैठे आपको बिजली का बिल पे करना है, आपको अगर कहीं किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, कुछ भी आपको मोबाइल टॉप अप करना है ना, टाटा स्काई का आपको रिचार्ज करना है उसको, तो इजी वे में आप घर बैठे सब चीजों को कर सकते हो। ये बिकॉज क्यों कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास ऐसी सुविधा आ गई है, हमारे पास पेमेंट गेटवेज आ गए, इलेक्ट्रॉनिक वैलेट्स आ गए, जैसे फोन पे, गूगल पे, मोबीक्विक, ये सब इलेक्ट्रॉनिक वैलेट्स हैं। और ये इन वैलेट्स का उपयोग करके हम आसानी से कम समय में हम क्या कर सकते हैं, आप बिना समय का वेस्ट किए हम एक मिनटों में हम पैसे को किसी दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं और अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब नए नए ट्रेंड्स मैंने बताया, फ्रॉड्स के नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। तो ट्रेंड्स जैसे आ रहे हैं तो बल्क मैसेज फ्रॉड जो है आना शुरू हो गया। बल्क मैसेज जो फ्रॉड है वो क्या हो रहा है कि जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक वैलेट, सॉरी कौन सा फ्रॉड बताया था मैंने, कैशबैक ऑफर। तो कैशबैक ऑफर जो है वो फ्रॉड आना शुरू हो गया। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वैलेट यूज करते हो, तो आपके पास मैसेज आना शुरू हो गया
मैसेज आना शुरू हो गया कि आपको कैशबैक ऑफर मिला है। आप अगर पेटीएम चलाते हैं तो पेटीएम के अगर ग्राहक हैं तो आपको कैशबैक ऑफर मैसेज आएगा कि आपको 10 रुपए का, 20 रुपए का, 1000 का, 2000 का, 5000 का, 20000 का कैशबैक ऑफर है। तो कैशबैक ऑफर के लालच में हम क्या कर रहे हैं, फिर कॉल कर रहे हैं, कॉल बैक कर रहे हैं और फिर वो क्या करते हैं, बहुत सारे तरीकों से हमको ठगी का शिकार बना रहे हैं। तरीके कई हो सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो हमको किसी भी प्रकार का कैशबैक अगर ऑफर आता है तो आपको ध्यान रखना है, उसके नाम से कोई कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, तो आपको बिल्कुल भी उस पर रिस्पॉन्स नहीं करनी है, क्योंकि कैशबैक जो आता है हमारे मोबाइल में ऑटोमेटिकली, अगर हम वैलेट्स का उपयोग करते हैं तो हमारे मोबाइल में ऑटोमेटिकली कैशबैक आ जाएगा, हमको मैसेज नहीं आएगा और ना ही किसी प्रकार का उसके लिए कॉल आएगा। कैशबैक ऑफर जो होता है वो पूरी तरह से फर्जी होता है। एक और नए तरीके का फ्रॉड आया है, रिमोट कंट्रोल एक्सेस फ्रॉड। रिमोट कंट्रोल के बारे में इन्होंने बताया, स्क्रीन शेयर करके उसको दूसरे तरीके से बताया था कि आप स्क्रीन शेयर ना करें। रिमोट कंट्रोल क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के मोबाइल को, जैसे ये मेरा मोबाइल है, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो इस मोबाइल को अपने कंट्रोल में ले सकता है। जैसे पहले क्या होता था, आपने देखा है कि एक सिस्टम हुआ करता था, जैसे ये लैपटॉप है, ये मेरे पास लैपटॉप है, अगर ये खराब हो जाता है, अगर ये खराब हो जाता है और इसको मैं बनवाना चाहूं और मेरे पास कोई टेक्निकल बंदा नहीं है, कोई मैकेनिक नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करूंगा, मैं क्या करता था, इसको मैंने रायपुर में किसी जगह पे मैं जाना नहीं चाहता बनवाने के लिए, लेकिन कुछ इश्यूज अगर आ गए हैं तो मैं क्या करता हूं, मैंने फोन किया, थोड़ा इसको बना दिया घर में बैठ के, तो घर में क्या करेगा वो, इसमें एक आध कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कराएगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल करा के वो घर बैठे ही इसको एक्सेस कर लेगा, मतलब इसको वो देख सकता है वहां से। सेम जैसे कुछ एनीटेक्स, ठीक है ना, जैसे एप्लीकेशन है, ठीक है, वो एप्लीकेशन टीम वीवर, एनीडेक्स, इस प्रकार की एप्लीकेशन जो आ गए हैं मार्केट में, जिसका कि मोबाइल वर्जन अवेलेबल है, मोबाइल वर्जन अवेलेबल है, और वो एप्लीकेशन को क्या करते हैं, ठगी क्या करते हैं, ठग करने वाले आपके मोबाइल में उसको डाल देते हैं। आपको क्या करेंगे, कॉल करेंगे और उसको आपके मोबाइल में क्या करते हैं, उसको इंस्टॉल करा देते हैं, ठीक है, इंस्टॉल करा के आपके मोबाइल को एक्सेस लेके पूरी डेटा आपकी चुरा लेते हैं। जैसे आपका पेटीएम का नंबर आपको बोलेंगे कि आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करो और आपको एनीडेक्स जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करा लेंगे और उसके बाद बोलेंगे आप एक काम करो, मुझे मेरे खाते में 5000 का पेमेंट डालो। फिर आप क्या करोगे, आप जाओगे अपने पेटीएम में जैसे जाओगे आप जैसे ही आपने उसमें अपना जो पिन, सीक्रेट पिन जो डाला, उस पिन को वो देख लेता है, क्योंकि एक्सेस उसके मोबाइल, वो अपने आपके मोबाइल को एक्सेस में रखा है उसने, वो देख लेगा और देख के क्या करेगा, वो पूरी डेटा आपकी चुरा लेगा, वो पिन कोड आपकी पिन चुरा लेगा और आपके खाते से पूरे पैसे निकाल लेगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। बेसिकली इस प्रकार के फ्रॉड से अपने को बचना है। एक इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है। इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन फ्रॉड क्या होता है, जैसे मुझे पैसे की जरूरत है, लोन हम कहीं से भी लेते हैं, लेकिन अधिकृत बैंकों से हम लोन लेते नहीं है। अधिकृत बैंक का मतलब जैसे जो भी जितने सारे बैंक होते हैं, जो गवर्नमेंट के बैंक होते हैं या प्राइवेट बैंक भी है, अगर वो आरबीआई से एफिलिएटेड नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अगर मान्यता प्राप्त नहीं है, तो ऐसे बैंकों में हमको लोन नहीं लेना चाहिए। जैसे चिट फंड कंपनियां हैं, हम क्या करते हैं, पैसे के लालच में आके बहुत सारी चिट फंड कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि गलत है, वैसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो उसमें क्या है, अपने को करना यह है कि अधिकृत बैंकों से ही हमको लोन लेना है। हम क्या करते हैं, अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जिसमें आपके पास अगर पैसे की आपको जरूरत है तो आपको ऑनलाइन लोन देने की बात कही जाती है। क्या होगा उसमें, जैसे मुझे पैसे की जरूरत है, कहीं से मिल नहीं रहा है और किसी ने मुझे बता दिया कि आप एक काम करो, गूगल कर लो, आपको तो ऑनलाइन पैसे मिल जाएंगे। तो फिर वो क्या करेगा, गूगल करने के बाद एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको कहा जाएगा। आप एक एप्लीकेशन जैसे इंस्टॉल करोगे या फिर आपको कॉल नंबर दिए जाएंगे, मैसेज आएगा आपको, ठीक है। मैसेज आने के बाद में जब आपको मैसेज आएगा, एप्लीकेशन आप जब इंस्टॉल करोगे, तो हम कोई भी जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो एप्लीकेशन क्या करता है, एक्सेस मांगता है, अलाउ करने के लिए कहता है। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो तो आपकी फोटो, आपकी वीडियो, आपके कॉन्टेक्ट्स को क्या करता है, वो लोन लेने के लिए, इंस्टेंट का मतलब होता है तत्काल लोन लेने के लिए अगर आप ऑनलाइन कहीं से एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो वो क्या करता है, आपकी फोटो, आपकी वीडियो, आपके कॉन्टेक्ट्स को एक्सेस कर लेता है और वो क्या करेगा, फिर 72 घंटे के बाद आपको फोन कॉल्स करना शुरू कर देगा।
आपको फोन करेगा कि मैं आपने हमारे यहाँ से लोन लिया है और लोन का अमाउंट आपको रिपे करना है, ये बोल के वो आपको कॉल करना शुरू कर देगा। कॉल जैसे आएगा उसका आप डर जाओगे। आप जब पेमेंट आप 72 घंटे के बाद वो क्या करेगा, जैसे 50,000 रुपया आपको लोन लेना है तो 50,000 आपको नहीं देगा, वो 35 के आसपास 15 है ना, वो 15,000 काट लेगा उसको और आपको 35 ही देगा। और 72 घंटे के बाद आपको क्या करेगा, उस पैसे की मांग करने के लिए आपके दबाव डालेगा। आप अगर पैसे नहीं देते हो तो उस कंडीशन में आपके सारे जितने कॉन्टेक्ट्स हैं, मतलब आपके माता पिता फ्रेंड्स सर्कल में सारे कॉन्टेक्ट्स में आपको फोन करके उनको फोन करके परेशान कर देगा। बोले आप इसको जानते हो? हाँ मैं इसको जानता हूँ, इसने हमारे यहाँ से लोन लिया है, हमारा पैसा पेमेंट नहीं कर रहा है। इस तरह से मैसेज करेगा, उनको डराएगा, धमकाएगा, उसको अरेस्ट कराएंगे, उनकी सिविल खराब कर देंगे, हम पुलिस में जाएंगे, कंप्लेंट करेंगे, आप पैसा जल्दी वापस करिए। इस तरह से दबाव बना के उसको मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित करेंगे। तो ये जो तरीका है इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन देने का लोगों का, ये बहुत गलत तरीका है। इस प्रकार का किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित हुआ है तो उसको ये सलाह दी जानी चाहिए, ये दी जानी चाहिए कि भाई इसको घबराए ना, ऐसे लोगों से कांटेक्ट ना करे, मोबाइल बंद कर दे और मोबाइल को बंद करके चुपचाप सो जाए। यही उसका तरीका है, नहीं तो फिर वो लगातार वो परेशान होता रहेगा। नहीं तो उसको एक दूसरा ऑफर दिया जाता है कि आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया, आप दूसरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, वहां से लोन लेके हमको दो, तो फिर आप उसकी फिर उधारी उसकी बढ़ती जाएगी। और कई ऐसे कंडीशंस आते हैं कि हो सकता है कि वो कई बार तो ऐसा हो गया है कि आत्महत्या करने के लिए लोग जो है सोचने लग जाते हैं, इतने मानसिक रूप से प्रभावित करते हैं। मैं बता रहा हूँ नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर ये आप बीती होती है ना, वो जानता है कि किस तरह से प्रताड़ित होते हैं। एक और बिजली बिल वाला इन्होंने बताया, अभी जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है जी। हाँ मैं कर देता हूँ, दोनों कर देता हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे बिजली बिल के नाम से भी क्या बोलते हैं, अभी बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। अगर किसी को मैसेज आता है कि बिजली बिल का कनेक्शन कट गया है तो उससे भी अपने को बच के रहना है। इसके अलावा जो ट्रेंड में जो फ्रॉड है अभी एक और है, वो है वुमेन्स रिलेटेड क्राइम हो रहा है कि रात में नाइट में बेसिकली मेल्स को भी और फीमेल्स को भी कॉल्स आ सकते हैं। एक अनजान नंबर से आप व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप में वीडियो कॉल का एक सिस्टम दिया हुआ है। वीडियो कॉल में कोई भी वो वहां से किसी व्यक्ति को, लड़के को या वुमेन्स को भी कॉल आ सकते हैं। कॉल जैसे आपको क्या है, तो थोड़ा सा एक मैसेज आएगा हेलो हाय करके। जेंट्स को जनरली मैसेज आते हैं, किसी लड़की का वो जो है उसमें एक प्रोफाइल रहेगा, अच्छी खूबसूरत लड़की का प्रोफाइल रहता है उसमें। तो जैसे ही वो कोई, और जनरली ये जो एज ग्रुप है वो 30-40 के ऊपर के लोगों को निशाना बनाते हैं। बेसिकली 40 के ऊपर लोगों को निशाना बनाते हैं, नए लोगों को निशाना नहीं बना रही है, क्योंकि वो थोड़े चालाक होते हैं। थोड़े से 40 के ऊपर लोग ही मैक्सिमम, मुझे लगता है कि अभी तक हमारा जो वो है निष्कर्ष है वो ऐसा निकला है, 40 के ऊपर लोग ही निशाना बन रहा है। रात को अगर आप घर में हो और आपको किसी लड़की का मैसेज आता है हेलो करके, तो आप इधर से हेलो आप शुरू हो जाओगे, आप हेलो, तो फिर उसके बाद मैं हेलो, मैं आप फोन करके पूछोगे तो मैं मनीषा, ठीक है, उधर से आएगी हेलो मैं मनीषा, तो फिर उसके बाद सॉरी मैं बता दे रहा हूँ जो नाम कोई भी हो सकता है, या हो सकता है कोई भी हो सकता है। तो उसके बाद क्या होगा, आपको लगेगा नहीं मैं आपको जानते हैं, मैं आपको जानती हूँ, पहचानती हूँ। तो लेकिन आप प्रोफाइल देख रहे हो, आपको लग रहा है कि वो तो दिखने में तो लड़की अच्छी लग रही है, तो आप क्या करोगे, आप लगातार चैटिंग करना शुरू कर दोगे उससे। किस तरह से फ्रॉड हो रहा है बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा हो रहा है ना, मानसिक तनाव में आके व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा। ठीक है, ये स्थिति है बता रहा हूँ। तो इनका एक गैंग है बहुत बड़ा। ये गैंग जो होता है किस तरह से ऑपरेट होता है, बेसिकली नोएडा के आसपास के लोग होते हैं और वहां पे कुछ फॉरेनर्स भी हैं जिसमें नाइजीरियंस हैं, ठीक है, जिसमें नाइजीरियंस हैं। तो इस प्रकार का जो है नाइजीरियंस भी हैं और ये क्या करते हैं, नाइजीरियंस बाहर से आके लोकल लड़कियों के साथ में शादी करके एक ग्रुप बना के रखा हुआ होगा और ये बेसिकली कोई फ्रॉड करते हैं। जयपुर है ना, या फिर आपका नूह करके आपने सुना, मेवात नूह आपने सुना होगा, हरियाणा का हिस्सा का एरिया है, उस एरिया में बेसिकली ये लोग रहते हैं और वहीं से फ्रॉड हो रहा है। इसमें कॉल आएगा आपको, मतलब मैसेज शुरू में आएंगे, लगातार चैटिंग आपके साथ की जाएगी, तो आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे बात करते करते, आपको लगेगा कि नहीं बिल्कुल हाँ। तो फिर उसके बाद क्या, अचानक आपको वीडियो कॉल आएगा
वीडियो कॉल आने के बाद में आप भौचक्के रह जाओगे। उधर जो वीडियो दिखेगा आपको बहुत ऑफ सीन वीडियो रहेगा, गंदा वीडियो रहेगा, नेकेड वीडियो रहेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे तुरंत वीडियो कट जाएगा, कॉल कट जाएगा। कटने के बाद में एक मैसेज आएगा कि मैंने आपकी एक वीडियो स्क्रीन बनाई है, आपको इस खाते में आपको पैसे डालने पड़ेंगे, और अगर आप नहीं डालोगे पैसे तो आपके पूरे कॉन्टेक्ट्स में मैं ये स्क्रीन शॉट जो मैंने ली है और वीडियो बनाया है उसको मैं वायरल कर दूंगी, ठीक है ना। एक मैसेज आएगा और आपको इस तरह से डराया जाएगा कि आप परेशान हो जाओगे। फिर आपको लगेगा, उस मैसेज को आप देखोगे वीडियो तो बहुत गंदा वीडियो या स्क्रीनशॉट रहेगा, आपको लगेगा कि अगर ये वीडियो कहीं वायरल हो गई, हो सकता है आपके घर में कोई फैमिली को अगर ये चला गया है वीडियो, तो ये मान के चले कि आपकी पूरी इज्जत चली गई। ये स्थिति है, बता रहा हूं आपको। और इनका एक हम क्या कहते, जिनको नहीं पता है वो तो मानसिक रूप से परेशान हो ही जाएंगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया आपको कि भाई ये ऐसा फ्रॉड होता है, आपको पता है फ्रॉड है तो फ्रॉड है करके आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। लेकिन जिसको नहीं पता है ये फ्रॉड है, वो तो भी बेचारा वो तो निपट ही जाएगा। मतलब ये है कि कई लोग तो ऐसा है कि कई लोगों ने आत्महत्या कर चुके हैं। दिल्ली में ऐसे केसेस में लोग आत्महत्या कर चुके हैं। इतना ये बहुत ज्यादा डेंजर ये मैटर होता है। उसके बाद क्या होगा, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो पैसे नहीं दिए तो एक फोन आएगा वहां से। फोन में आपको ये बताया जाएगा कि हाँ मैं सीबीआई दिल्ली से बोल रहा हूं, मैं सीबीआई दिल्ली से बोल रहा हूं, आपका एक वीडियो डला है यूट्यूब में, आप इस वीडियो को डिलीट कराइए, नहीं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस तरह से पुलिस के द्वारा फोन कॉल्स आएंगे, कुछ लड़के लोग फोन करेंगे, आपको दबाव बनाएंगे। तो दबाव ऐसा बनाया जाएगा कि फिर आपको ऐसा लगेगा नहीं पुलिस में आप रिपोर्ट हो चुकी है, अब तो बचना मुश्किल है। तो आप फिर डर से आपको कुल मिला के आपको एक भय बनाकर 3-4 चीजें होती हैं। एक तो भय होता है, जैसे ये जो केस मैंने बताया। दूसरा एक लालच होता है, साइबर फ्रॉड का कारण जो होता है लालच होता है। आपको लालच दिया जाएगा कि आपकी लॉटरी लगी है, आपको पैसे मिलेंगे, आपके पैसे दुगने हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा होता है डिफेमिंग करने का भी भय होता है, डिफेम करने का, है ना। जैसे ये भय और लालच दो ही चीजें हैं जिसके कारण साइबर फ्रॉड हो रहा है। तो ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार का आपको अगर कोई मैसेज आता है, कोई लॉटरी लगने की मैसेज का मिल रहा है, कोई लिंक आ रहा है ना, या कोई डर दिखा रहा है, भय दिखा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का भय दिखा रहा है और पैसे जमा करने के लिए कह रहा है, कोई लिंक पे क्लिक करने के लिए कह रहा है, कोई अनजान मैसेज पे लिंक आया है, या फिर कोई ऐसा या ये कह रहा है कि आपको पैसा मैं भेज रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार का जो मैसेज है या किसी का कॉल है उससे अपने को बचना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने भाई साहब ने पूछा, बताने के लिए तो बहुत सारा है, आधा तो उन्होंने बता दिया है। मैं अगर लगातार बोलूंगा तो आप मेरे ख्याल से अनलिमिटेड है, बहुत सारा है, आप लोग बोर भी हो जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया ना कि इसमें एंटरटेनमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। भाई जब मैं लगातार बोलता रहूंगा तो आप बोर भी हो सकते हैं ना, इसलिए बोर हो सकते हैं क्योंकि बोलने के अलावा कोई जरिया नहीं। हमारे पास कुछ वीडियोस भी हैं जो मैं लाया नहीं था, लेकिन चूंकि लगातार इनका भी प्रेजेंटेशन था तो मैंने वो मैटर लाया नहीं, मैं तो मेरे पास डेटा हैं और वीडियोस भी थे मेरे पास। तो आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेडीज लोगों के लिए एक चीज, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, कुछ टॉपिक्स बता दूंगा। सोशल मीडिया में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं लेडीज लोग। बेसिकली हम क्या करते हैं, अनजाने अपने पिक्स शेयर करते हैं, कहीं भी किसी व्यक्ति को पिक्स शेयर करते हैं, उसका मिसयूज कर सकते हैं लोग। फेस मॉर्फिंग टेक्निक्स आपने सुना होगा, आजकल ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें बहुत सारी लेडीज का, लड़कियों का फोटोग्राफ निकाल के उसको एडिट करके मॉर्फिंग टेक्निक से उसको कन्वर्ट कर देते हैं और उसको फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम वगैरह हम चलाते हैं तो वायरल कर देते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं इससे उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हालांकि देखिए, एक बार अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपकी वॉलपेपर फोटो डाल दी और आपका मोबाइल नंबर अगर सोशल मीडिया में डाल दिया तो आप किस परिस्थिति गुजरोगे मैं समझ सकता हूं, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट्स आते हैं, ठीक है। तो इनसे बचने के लिए क्या करना है कि सुरक्षित उपयोग करना है इंटरनेट का, सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करना है। अगर आप सुरक्षित उपयोग करना जानते हो, कुछ नहीं करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे उपयोग करना है। आप एक चीज करिए, आप YouTube आप चलाते हैं, है ना, आपके मोबाइल में YouTube होगा, आप YouTube में जाइए और एक बार उसमें टाइप कर दीजिए कि Facebook का सुरक्षित उपयोग कैसे करें, ठीक है। ये लिख दीजिए, आपको पूरी डिटेल बता देगा वो YouTube। वहां पे बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे
वो बता देगा। ठीक है, आपको अगर इंस्टाग्राम को का उपयोग सुरक्षित करना है तो कैसे करें, ये आप अगर लिख देंगे वहां पे तो आपको एक वीडियो बना बनाए वीडियो मटेरियल उसमें अवेलेबल है, आप उसको देख के आप इंटरनेट पे सुरक्षित, ठीक है, सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग कैसे करें, आप ये भी अगर लिख देंगे उसमें तो वो भी बता देगा। मेरे को बुलाने की जरूरत नहीं किसी जगह, ठीक है, या भाई साहब को यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे ही इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप वो कर लीजिए और सुरक्षित तरीके से उसका उपयोग करिए। जैसे एक छोटा सा उसमें वो है सेटिंग्स है, एक प्रोफाइल लॉक करने का सेटिंग वहां दिया हुआ है, ठीक है, फेसबुक में आपने देखा होगा, आप अपने प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं, वो उसमें सेटिंग्स है। आप अगर वो चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन लिया हुआ उसमें, आपका व्हाट्सएप कोई दूसरा व्यक्ति चला नहीं सकता। आजकल एक और चीजें आ गई, स्पूफिंग कॉल्स आपने सुना होगा। स्पूफिंग कॉल्स क्या होता है, जैसे भाई साहब बैठे हुए हैं, अगर मैं इनके मोबाइल से किसी भी लेडीज को यहाँ कॉल करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना, ये भी टेक्निक्स आ गई ना। कई बार क्या होता है, जैसे आप ये बैठे हुए हैं तो इनके मोबाइल नंबर से कॉल किसी को जाएगा तो बोले अच्छा ये कॉल कर रहा है, अरे कैसे कॉल कर रहा है, आप दौड़ते दौड़ते से घर पहुंच गए, इनके उनको डांटने फटकारने लग गए, चिल्लाने लग गए, आपस में झगड़ा हो गया इनके साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आजकल ऐसा टेक्निक्स डेवलप हो गया है कि स्पूफिंग कॉल्स टेक्निक से एक ऐसे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल हैं कि आप किसी भी व्यक्ति के मोबाइल नंबर से किसी भी व्यक्ति को कॉल कर सकते हो। इस टेक्निक को हम स्पूफिंग कॉल टेक्निक्स कहते हैं। तो ये भी अगर किसी के साथ में हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट साइबर सेल में की जाए, थाने में जाके की जाए, ना कि उस व्यक्ति से जाके लड़ा जाए। ओवरऑल अगर किसी प्रकार का आपके साथ में फ्रॉड होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर फ्रॉड होता है तो अपने को करना क्या है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आपके पास में अगर किसी के साथ में आपके साथ में या किसी व्यक्ति के साथ में फ्रॉड हो रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको करना ये है कि नजदीकी पुलिस स्टेशन में या साइबर सेल में जाके आपको रिपोर्ट करनी है। अगर नजदीक है, अगर नहीं जाना चाहते तो आपको घर बैठे रिपोर्ट करने की भी सुविधा है। आप नहीं जाना चाहते तो 1930 एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक है ना एक नंबर है, ठीक है, उस पे आप 1930 पे आप कॉल कर सकते हो। या फिर हमारे पास एक वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in, इस वेबसाइट में जाके आप सीधे आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हो। इस वेबसाइट में जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको एक पोर्टल दिखाई देगा। उस पोर्टल में आप जब जाओगे तो वहां ऑप्शन दिए हुए हैं, हर प्रकार के ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, आपके साथ एटीएम फ्रॉड हो गया, आपके पैसे नहीं कर गए खाते से, या किसी वुमेन से रिलेटेड किसी महिला के साथ में कोई क्राइम हो गया, किसी के साथ में छेड़खानी हो गई, किसी का फेक प्रोफाइल बना दिया, कुछ भी इस प्रकार की घटना अगर हो रही है तो आप जाके उसमें ऑप्शन होता है, आप ऑप्शन को क्लिक करके आप कर सकते हैं, ठीक है, आप वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो रिपोर्ट करने का तरीका ये है। अब चूंकि बहुत सारी जानकारी आप लोगों को पहले से दी जा चुकी है, ज्यादा बोलना उचित नहीं है, इंटरेक्शन कर सकते हैं। आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहो, किसी के साथ में कोई आप बीती हो तो आप उससे कोई क्वेश्चन बतौर आप उससे कर सकते हैं, बताइए, फिर आप उसका जवाब देते हैं। जी सर, हमारे साथ बिटकॉइन में ऐसे फ्रॉड हुआ है, हाँ। बस बिटकॉइन में ऐसे फ्रॉड हुआ है, हमारी आईडी ही नहीं बनाई गई। जी बिटकॉइन करके एक डिजिटल जानता हूँ। हाँ, तो उसी में हमारा बहुत सारा पैसा गया है और आज दिन तक आपने नाम से नहीं परचेज किया एंड इट्स अ बिग अमाउंट, तो हम क्या कर सकते हैं उनके अगेंस्ट में? आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं हमारी? हाँ, मैं समझ गया बिटकॉइन क्या है। एक्चुअल में आजकल वर्चुअल वर्ल्ड का ज़माना है। ये जो करेंसी आप जो बता रहे हैं ना, ये जो है डिजिटल करेंसी है, ठीक है ना, ये डिजिटल करेंसी है। इसका आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन है। लोगों को ये लगता है कि अगर डिजिटल करेंसी हम यूज़ करेंगे, कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि जैसे स्विस बैंक वगैरह नहीं है जिसके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, जिसमें पैसे को अगर डाल के रखोगे तो फिर वो पैसा उसका इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। और ऐसा भी होता है कि हम अगर ये बिटकॉइन या फिर दूसरी डिजिटल करेंसी हम यूज करेंगे तो हमारे पैसे सेफ रहेंगे। ये सोच के लालच में आकर ये भी करते हैं, और है ना, बिटकॉइन को लेके आप अगर वो चलाते होंगे क्या, जैसे टेलीग्राम चलाते हैं आप लोग, टेलीग्राम में बहुत सारे मैसेज आते हैं, आपको क्या होगा, आपको मैसेज आ जाएगा कि आप जो है डिजिटल करेंसी में सेविंग करना चाहते हैं क्या। फिर आप क्या करोगे, वहां से हेलो हाय करके मैसेज आएगा, फिर आप उससे जुड़ते जाओगे,
फिर क्या करेगा वो कुछ आपको प्रोसीजर बताएगा कि आप ये करेंसी लो, कुछ पेमेंट आपको डालने के लिए बोलेगा, तो हाँ इतना पैसा आपको इस करेंसी में कन्वर्ट कर दिया गया है, ये आपका पैसा सेव हो गया है। ये सारी चीजें जो होती हैं, ये डिजिटल ये जो है ना, ये एक फ्रॉड का एक पार्ट है। ये करेंसी फेक नहीं होती है, एक्चुअल में फेक नहीं होती है, एक्चुअल में प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है ना, हम जानते नहीं उस करेंसी के बारे में। अभी हम नोट के बारे में जानते हैं, हमारी जो करेंसी है उसके बारे में जानते हैं, लेकिन जिस चीज के बारे में जानते नहीं है उसके बारे में जब तक पूरी जानकारी ना हो, मैं तो ये कहूंगा भाई अगर आप डिजिटल करेंसी के बारे में नहीं जानते तो उस करेंसी को यूज ना करें, अभी उसको यूज ना करें, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से उसके बारे में जान लें, उसके बाद ही यूज करें। अदरवाइज आप अगर फ्रॉड का शिकार होंगे तो फिर बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि छोटा मोटा अमाउंट रहता नहीं है। तो हो चुके हैं अगर आप फ्रॉड का शिकार, तो आप साइबर सेल में जाकर रिपोर्ट करिए। किसी भी व्यक्ति के साथ में अगर डिजिटल करेंसी को लेकर कोई फ्रॉड अगर का शिकार कोई हो गया है तो आप साइबर सेल में जाकर रिपोर्ट करिए, क्योंकि उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। वो डेटा बनी नहीं है जी जी आईडी नहीं है आपकी और आप फ्रॉड के शिकार हो गए हो, कैसे ऐसा संभव हुआ? सर उन्होंने बनाया नहीं था सर, अपने ही नाम से बना के पूरा पैसा लेके फरार हो गए। हाँ तो मैंने बताया ना आपको, वो तो ठगी करने वाले लोग हैं, उनके बहुत सारे तो तरीके अपने हैं। भाइयों के मतलब उनके ऊपर विश्वास करके बनाया था, बट ऐसे तो हम तो कुछ सामने नहीं ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपके साथ अगर ठगी हो गई है तो आप जाके साइबर सेल में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। हाँ मिल सकते हैं, आप मेरे से मिल सकते हैं, आप मेरे पास आएंगे तो मैं मेरी वो उसकी रिपोर्ट साइबर सेल में अपन कर लेंगे, ले लेंगे रिपोर्ट। और किसी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। हाँ बताइए सर। हाँ नंबर मेरा है 94 उसमें मैंने दिया था 940 611 2924 Sir, once again, please. 940 611 2924 940 611 2924 रिपीटिंग 940 611 2924। हाँ अच्छा एक किताब भी है जो मैंने लिखी है, उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत इजी वे में बहुत सरल शब्दों में लिखी गई है एफआईआर क्या है और एफआईआर क्या है शुरू हुआ है वो, और बाकी सारी हर प्रकार की जो कानूनी जानकारी उस पर मैंने उसमें लिखी थी, वो पढ़ लेंगे तो आप अवेयर हो जाएंगे। सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, जैसे फ्रॉड होता है किसी के साथ भी और कई बार फ्रॉड नहीं होता है, मालूम पड़ जाता है कि ये फ्रॉड कॉल है जी, क्या सर वो कॉल के अगेंस्ट में हम लोग केस कर सकते हैं? देखिए कॉल के अगेंस्ट अगर आप केस करेंगे, कॉल जैसे हुआ आपके पास आया, कॉल आया, आपको लगा कि फ्रॉड कॉल है तो आप उसकी रिपोर्ट जरूर करिए। मैं तो कहता हूँ जरूर करिए, आपके साथ फ्रॉड हो या ना हो, क्योंकि वो जो नंबर जिससे कॉल आते हैं उस नंबर को एटीएस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं उसको ब्लॉक कराते हैं ताकि वो नंबर ब्लॉक हो जाए और उससे जुड़े जितने भी सारे आईडी होते हैं उस सारे आईडी को हम बंद कराते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं उस सारी आईडी को हम बंद करा देते हैं। जैसे जितने भी सारे जो टेलीकॉम्स कंपनी है उन कंपनी को, जैसे आप बीएसएनएल के नंबर से आपको फ्रॉड कॉल आ रहा है तो बीएसएनएल की कंपनी को बीएसएनएल को हम मैसेज करके हम क्या करते हैं उसकी पूरी आईडी उस नंबर को ब्लॉक करा देते हैं, जिससे वो दूसरे व्यक्ति को फ्रॉड का शिकार नहीं बना पाए, दूसरे व्यक्ति के साथ फ्रॉड ना कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके साथ में फ्रॉड हुआ हो ना हो, आपको उस नंबर की डिटेल्स साइबर सेल में जाके देनी चाहिए या पुलिस स्टेशन में देनी चाहिए। सर एक और बात, जैसे कि उसका प्रोसीजर क्या है, मैं आपको बताऊंगा कैसे बोलूंगा? देखिए उसका मैं फंस जाऊंगा क्या बोलता है, जैसा कि बिल्कुल नहीं फंसेंगे आप, एक आध घंटा बैठ जाऊंगा, 2 घंटा पुलिस स्टेशन में बैठना पड़ जाएगा, ऐसा तो नहीं है? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता दूं पुलिस डिपार्टमेंट जो है आप लोगों के लिए सबके लिए है। हम ऐसा सोचते हैं कि पुलिस थाने में कई लोग जैसे पुलिस थाने में जाने से डरते हैं, रिपोर्ट लिखने से डरते हैं जी, बट बेसिकली सर जाने से ही लोग डरते हैं वहाँ। देखिए मैडम एक्चुअली मैं बताऊं आप वो जो किताब मैंने लिखी है ना आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। देखिए जो लॉज जानते हैं ना, जो कानून जानते हैं वो कभी भी जो है डरते नहीं है। आपने देखा होगा कोई वकील अगर है, कोई वकील है जो वकालत करता है, वो पुलिस स्टेशन में कितना इजी वे में चला जाता है और जाके बैठ के आराम से वो बैठा रहता है और चाय पीता है वहां, ठीक है ना, क्योंकि वो जानता है कि कानून क्या है और किसके लिए बना है और क्या उसके उपयोग है, उसका दुरुपयोग क्या हो सकता है। तो अगर आप नो अबाउट समथिंग मतलब अबाउट लॉ, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार से आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। जी सर। बात और बोलना चाहूंगी। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि ब्लॉक किया, लेकिन
कई बार विक्टिम को देखें कि एक बार में 1 मिनट के अंदर 10-10 अलग-अलग नंबर से फोन आ जाता है सर, वो लोग इंटरनेट का, उस टाइम पे आप लोग हर जगह पे ब्लॉक करते होंगे कैसे? देखिए जितने नंबर आप देंगे, हाँ माय सेकंड क्वेश्चन इज कि कई लोग विक्टिम हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, जैसे फेसबुक की घटना है या कोई लिंक की घटना है, तो वो चोर पकड़ाते कैसे हैं सर? आपने एक बात बताई कि कोई चेन्नई में है नंबर, उसका आइडेंटिटी बैठा कोलकाता में है और उसका बैंक अकाउंट नोएडा में है, तो एज अ साइबर पुलिस या एज अ पुलिस ऑफ इंडिया हम उसको पकड़ते कैसे हैं सर? देखिए पकड़ने का काम तो पुलिस का है, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये राज की बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। पकड़ने का तरीका ये देखिए, पकड़ने का तरीका ये होता है, कोई भी व्यक्ति, एक हमारा लॉस है कि कोई भी क्राइम करने वाला व्यक्ति जो क्रिमिनल होता है अपने पीछे कोई ना कोई पदचिन्ह छोड़ के जाता है। क्रिमिनल कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, अगर कहीं भी कोई घटना होती है तो कुछ ना कुछ अपना एविडेंस छोड़ के जाता है। वही बेस इसका है। अगर कोई व्यक्ति साइबर क्राइम करता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके अपने बारे में कोई क्लू हमको देता है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में, ठीक है, वो भी इंटरनेट पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज ऐसी छोड़ के जाता है। अगर उसने फेक आईडी बना ली, फेक अकाउंट बना ली, फेक नंबर से कॉल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलती नहीं करेगा, वो गलती कहीं ना कहीं करता है, लेकिन उस गलती को पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे नॉर्मल क्राइम में हम तुरंत पता कर लेते हैं कौन आदमी है, इसमें पता करने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब हो सकता है 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 1 सप्ताह लगे, लेकिन फाइनली हम लोग क्लियर कर ही लेते हैं कि किसने इस क्राइम को किया है और हम उस तक पहुंच ही जाते हैं। तभी तो इतने सारे क्रिमिनल्स जो साइबर क्रिमिनल्स है वो पकड़ में आते हैं। आपने देखा होगा आए दिन रायपुर पुलिस कुछ न कुछ कर रही है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइबर फ्रॉड करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी करके हम ला ही रहे हैं, है ना? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्रवाई आपको दिखती ही होगी साइबर फ्रॉड को लेकर। जी, और किसी कोई क्वेश्चन? जी, अलग क्वेश्चन है, एक मिनट बात सर, नोएडा, हरियाणा, जी, 3 जगह का नाम आपने लिया, यानी पुलिस को तीनों जगह मालूम है, जी बिल्कुल भी मालूम है जी। तो पुलिस स्वयं से अज्ञात क्यों नहीं? देखिए वहां पे जो जगह है ना, जैसे जामताड़ा इन्होंने बताया, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जामताड़ा के बारे में बता रहा हूँ आपको, 5 मिनट लूंगा मैडम आपसे, ठीक है? जामताड़ा का के बारे में ये बताना चाह रहा हूँ आपसे। जामताड़ा है वो झारखंड में, वहां पे कर्मातांड करके एक जगह है, कर्मातांड ईश्वर चंद्र विद्यासागर की नगरी जिसको बोलते थे, आपने सुना होगा पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर की स्टोरी सुनी होगी आपने। तो वहां पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की नगरी, वहां उनकी पैदाशी स्थल है और वहां से इस अपराध की शुरुआत हुई, ये एटीएम फ्रॉड वगैरह हुआ। आपको यकीन नहीं होगा, जो एटीएम फ्रॉड करने वाले लोग, आप हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, वो 8वीं 9वीं 10वीं पढ़े लोग हैं, कई लोग तो निरक्षर हैं, ठीक है, जो लोग ऐसे एटीएम फ्रॉड करते हैं। वहां पे होता यह है कि जैसे मैंने शादी कर ली, तो शादी करने के बाद अब जब मेरी पत्नी घर में आ रही है तो मैं उसको साइबर फ्रॉड सिखाता हूँ और वहाँ ट्रेनिंग देने वाले लोगों की ट्रेनिंग देने वाले लोग वहाँ पे हैं, कुछ ट्रेनर्स हैं जो साइबर फ्रॉड सिखाते हैं कि हमको साइबर फ्रॉड करना है, ट्रेनिंग हमको चाहिए, तो वो कुछ ट्रेनिंग गैंग है जो ट्रेनिंग देते हैं पैसे लेके, तो वो ट्रेन वही काम कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। और रही बात उनको पकड़ने की, तो आप उस जगह पे नहीं जा सकते, उस जगह पे जाओगे तो घर में मिलेगा नहीं, घर में मिलता ही नहीं ना। आप जैसे बता रहे हैं ना, हमको पता है कि लोकेशन वहां आ रहा है, लोकेशन से किसी व्यक्ति को आसानी से पकड़ना मुश्किल होता है, ठीक है। आप लोगों को लगता होगा कि भाई पुलिस तुरंत पकड़ लेती है करके, उसके दूसरे कारण है। और ये क्या होता है, जब हम उस जगह पे जाते हैं, कई बार जा चुके हैं, हरियाणा में भी कई बार जा चुके हैं, नौ में भी कई बार जा चुके हैं, जामताड़ा तो कम से कम 4 बार जाके आ चुका हूं मैं, अब तक 4 से 5 बार जाके आ चुका हूं और हमने पकड़ के लाए भी हैं। लेकिन कौन पकड़ाते हैं? जो खाता धारक हैं, बेसिकली कॉलर्स होते हैं। जैसे क्या होता है, खाते खरीदे जाते हैं, जैसे मैं कॉल कर रहा हूं, मैं कॉलर हूं, ठगी मैं करता हूं, लेकिन क्या होता है, मैंने पैसे आपके खाते में डाल दिए और आपको हर महीना 5000 रुपए मैं दे रहा हूं, तो इनके खाते में जब पैसा जाएगा तो आप भी पैसे मुझसे ले रहे हो, लेकिन पकड़ना मुझे है पुलिस को। अब मैं क्या है, जैसे अब तक पहुंचा, पुलिस जैसे अब तक पहुंची, मैं भाग जाऊंगा, पता चल जाएगा। एक चैन बना के चलते हैं, चैन बना के चलते हैं, खाते में अगर पैसा जा रहा है, कहीं जा रहा है, मतलब अलग अलग लेवल पे चैन बना के चलते हैं लोग। इस कारण से जो टॉप मोस्ट जो एक्यूज होते हैं उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाती। हम पकड़ते तो हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं पकड़ पाते हैं जिनको वास्तव में पकड़ना चाहिए, क्योंकि वो तब तक वो फंस जाते हैं। ये आप डायरेक्ट उनके पास जा नहीं सकते, आप यकीन नहीं करोगे, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें नाइजीरियन फ्रॉड है, मेट्रोमोबाइल फ्रॉड जो बताया इन्होंने, मेट्रोमोबाइल फ्रॉड के बारे में आप जानोगे तो आपको हैरानी होगी कि नाइजीरियंस जो होते हैं ये फ्रॉड करते हैं, छोटा छोटा वो रूम बना के रखते हैं
और नाइजीरियन जो लोकल इंडियन जो गर्ल्स हैं, लड़कियां, उनके साथ शादी करके ग्रुप बनाते हैं और मैट्रिमोनियल साइट्स बना के वो लोग कॉल कर करके वही लोग फ्रॉड कर रहे हैं। करते क्या है, किसी जो कॉल्स जो नंबर होता है उन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। पैसे आपको कहां डालेंगे, पैसे डालेंगे कहीं दूसरी जगह पे, पैसे डालेंगे यूपी में, यूपी का एक बंदा पैसे अपने खाते से निकालेगा, वो जाएगा किसी कियोस्क में, वहां से फिर पैसे डालेगा, फिर वहां से एक दूसरे कियोस्क में डालेगा, दिल्ली में डालेगा, दिल्ली का में तीसरा बंदा वहां रहेगा, वो उठा के पैसे ले जाएगा, वो चौथे बंदे को देगा, चौथा बंदा फिर पांचवें बंदे को देगा, पांचवा फिर नाइजीरियन जो फ्रॉड करने वाला उसको देगा। तो जब तक पांचवें व्यक्ति के पास पुलिस पहुंचती है तब तक पूरा उन लोगों को पूरा डिटेल उनको कहीं कहीं से मैसेज मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि चेन बाय चेन ये सब क्राइम होते हैं, इसलिए उस टॉप मोस्ट जो एक्यूज होता है उस तक पुलिस पहुंच नहीं पाती। जी बताइए। Exactly, sir. Crime, so many type of fraud, cyber. Before 7 months ago, back in February, मैं मेडिसिन विजिट से गई थी हैदराबाद। जी। तो छोटे-छोटे वॉलेट्स ऑफ लोन होते हैं, फेक लोन आ गए हैं आजकल ऐप में। जी। 2000 दो तो मैं आपको 5000 आपको विद इन 5 मिनट्स में आ जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ विजिट पर्पस से हम लोग हमारे काफी कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी इन फैब में। तो कुछ ऐसे बिजनेसमैन सामने बैठे थे, बिलीव होता है ना, बात करते करते बिलीव आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैम मैं आपको एक लोन देता हूँ 5 लाख का, तो आप एक काम करो, आप अपने मोबाइल से ना OTP बता देना, क्योंकि हम लोग इतना सारा अवेयर है सारी चीज से, बट उस टाइम पे दिमाग नहीं काम करता है। तो जस्ट सेकंड ऑफ मैंने OTP बता दिया, उन्होंने कहा कि आपकी वॉलेट में 2000 आएगा, आप वो मुझे सेंड कर दो, देन मैं आपके लिए 5 लाख का एक जो होता है ना बेनिफिट दे दूंगा। मैंने OTP बता दिया, देन मेरे जो भी मोबाइल से जितने भी अलाउमेंट थे, अलाउ करते वो कॉन्टैक्ट्स, वीडियोस, फोटोज सब अलाउ करके वो एक्सेस कर लेगा। हाँ, तो सर यहाँ पे सबसे बड़ी बात थी कि मेरे मोबाइल से एक्सेस हो नहीं रहा था, तो उन्होंने अपने मोबाइल से किया, मुझे बस OTP बताना था, तो मैंने OTP बता दिया, तो नंबर तो उन्हीं के ही एक्सेस हुए वहाँ पे। बस विद इन 2 या 4 डेज के बाद से मैम आप मेरे इतने कॉल्स कि मैम 2000 रुपीज आपने वॉलेट से लिए हैं, आपको मुझे 8000 पे करना है विद इन 2 डेज में, रेंट के साथ। ऐसे लोग कहते हैं ना, मैंने कहा 8000 में 2000 का कैसे दे सकती हूँ, इतने कॉल्स सर, इतने सारे कॉल्स, मतलब हरासमेंट कॉल्स हैं पूरे। और मैंने बहुत से कंप्लेंट्स भी किए, मोवा में भी किया, पंडरी में भी, तो उन्होंने यही बोला आपके सारे स्टेशन से प्लीज मैम अवॉइड द कॉल, सारे फोन अवॉइड करो। और बेसिकली सर वेस्ट बंगाल से ही सारे कॉल्स जो छोटे वॉलेट्स आ गए हैं, वॉलेट और 2000 दो तो मैं आपको 10 डेज में, बट 10 डेज में 8000 मांगते हैं वो लोग, तो मैंने नंबर ही बंद कर दिया। और वो आधार कार्ड का आपने बोला एडिट करके, तो ऑन ऑफ फेस एंड न्यूड बॉडीज एंड ऑल दैट एडिट करके हरासमेंट करना कि मैम फोटोज आपके हैं, मैं आपकी फैमिली में भेज दूंगी, नहीं तो आप मुझे 8000 दो। बंद किया, एक मैंने नंबर बंद कर दिया, उसके बाद फाइनली बंद हो गया। तो जो छोटे से वॉलेट वाले आ गए हैं लोन्स, वो काफी ज्यादा ये फेक आ गए हैं ऐप आजकल सर। बिल्कुल सही है, इन्होंने सही बताया। तो कुल मिला के क्या, लालच में अपने को नहीं आना है। बेसिकली ये जो है लालच है, ये सब चीजों का जड़ है, तो अपने को ये सब चीज नहीं करना है और बिल्कुल सेफली कहीं भी आप ट्रांजेक्शन करें, सेफली करें। और किसी कुछ बार हम जानते हैं कि हमारे साथ एक बदलाव कुछ आप भी आ जाओ। कई बार हम जानते हैं वो इंसान यहाँ रह रहा है, उनकी ये एड्रेस है। हमारे साथ क्या हुआ, एक ही प्लॉट को 5 जनों को बेचा गया, एक ही प्लॉट को वो 420 में। हाँ, वो हमने कंप्लेन भी की है, 420 की धारा लगाई भी है, उसके बाद भी वो फरार है। और अब तक वो मतलब बहुत लोग ऐसे कहाँ है वो बंदा, यहीं रहते हैं, VIP के नहीं हो पा रही उनकी सर, फरार तो क्राइम रजिस्टर हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति को, एक प्लाट को अगर 10 व्यक्ति को दिखा के अलग अलग व्यक्ति को सेल आउट करो, तो सर 420 है। ये वहाँ पर अपने रजिस्ट्री ऑफिस में ये पता रहना चाहिए फ्रॉड किसका, ये कैसे फिर से रीसेल हो रहा है। देखिए क्या होता है, फ्रॉड करने का तरीका ये होता है कि कोई व्यक्ति जब फ्रॉड खरीदता है, कई बार क्या होता है फ्रॉड करने हम जाते हो तो हम क्या करते हैं, हम विश्वास में किसी व्यक्ति को फेथ करके हम फ्रॉड खरीद लेते हैं। स्पॉट में जाके वेरीफाई नहीं करते, स्पॉट में जाके वेरीफाई करना चाहिए, लोकल पटवारी जो होता है उसको बुलाना चाहिए, उसको मेजरमेंट कराना चाहिए, ये सब देखना चाहिए सर उनका। तो वहाँ नहीं, वो करना पड़ता है मैडम, तभी हो पाएगा, अदरवाइज अभी ये सब चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं। एक व्यक्ति को फ्रॉड दिखा के 10 मतलब एक ही फ्रॉड को 10 व्यक्ति को दिखा के बेच रहे हैं। सर कौन कुर्बानी दे? जी, कुर्बानी कोई नहीं देगा। करना ये है कि जो भी व्यक्ति है, जो कस्टमर है, उसको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। जैसे मुझे प्लॉट अगर खरीदनी है, मुझे इतना तो करना पड़ेगा कि अगर मैं प्लॉट खरीदना चाह रहा हूँ तो कम से कम उस प्लॉट को मैं जाके देखूं, उसकी पूरी डिटेल्स निकालूं,
उसके बारे में पता पटवारी से जाके बताऊं कि भाई इस फ्रॉड का क्या स्थिति है, ऐसा कहीं कोई किसी और व्यक्ति को नहीं है, रजिस्ट्री तो इसकी नहीं हो चुकी है, अगर रजिस्ट्री पहले भी हो चुकी है तो फिर उसकी डिटेल मुझे दी जाए। तो पटवारी क्या करता है वो सब चीज बता देता है। नए लोग थे रायपुर में 2009 में हाँ, शिफ्ट ये हुए, हो तो इस सकता वजह से है। हमारे साथ भी fraud कितना हुआ है, कितने का फ्रॉड है आपका? सर था तो 1250 स्क्वायर फीट का यही कविता नहीं, फ्रॉड इज फ्रॉड, चाहे वो 1200 स्क्वायर फीट का हो, चाहे 1000 स्क्वायर फीट का, कोई चाहे 500 स्क्वायर फीट का हो, तो फ्रॉड है। आजकल ये जमीन आज भी दिन तक वो पैसा नहीं मिला सर हमें। नहीं, पैसे नहीं मिलते हैं एक्चुअल में, क्या होता है फ्रॉड क्या 420 जानते जो हैं होता वो है। आदमी बिल्कुल घूम रहा है ऐसे ही, बट हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं तो वो अरेस्ट नहीं हुआ क्या? नहीं अरेस्ट सर हुआ, फरार हो गया, फिर आया नहीं तो एक्चुअल में क्या है बता रहा हूँ, सुनिए जी जी आप समझ लीजिए क्या होता है। क्राइम जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ रजिस्टर्ड होगा, क्राइम रजिस्टर्ड होने के बाद जैसे 420 है, कंपाउंडेबल है, और वो अरेस्ट होगा, कोर्ट उसको जमानत दे दी होगी, कोर्ट ने अरेस्ट करके पुलिस ने उसको कोर्ट में पेश किया होगा। कोर्ट में पेश करने के बाद क्या होता है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको बेल दे, बेल आउट करे या ना करे। अगर कोर्ट अगर बेल आउट कर दी है, अगर मजिस्ट्रेट ने उसको बेल आउट कर दिया तो पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। वो घूम रहा है तो हम क्या कर सकते हैं वाली बात है, कोर्ट का विषय होता है। ठीक है, सही, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन बेटा, शाबाश। ये एक्चुअल में ऑनलाइन गेम्स वगैरह आजकल बच्चों का भी जब से अभी कोरोना आया है, आप सभी समझ रहे होंगे, कोरोना के आने के बाद में स्थिति इतनी खराब हो गई, बच्चे भी मोबाइल के बगैर रहते नहीं है ना। तो लेकिन उसका देखिए पॉजिटिव उसका हमारे पास वो तो है ही, एस्पेक्ट है ही कि जैसे कोरोना में बच्चों की स्कूलिंग चल रही थी, ये ऑनलाइन जो है क्लासेस चल रही थी, वो अच्छी बात थी कि बच्चे एजुकेशन से कनेक्ट रहे। लेकिन उसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये आया कि बच्चे मोबाइल गेमिंग के साथ में क्लोज होते गए, मोबाइल गेम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, या फिर क्या बोलते हैं जैसे इसने बताया लिंक वगैरह जो फ्रॉड है वो सब चीजें हो रही। बच्चों को क्या करते हैं, देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए। एक बच्ची को ऐसी मोबाइल गेम खेलते खेलते एक बच्ची को टास्क दिया जा रहा था। टास्क क्या दिया जा रहा था कि भाई उसको सबसे पहले क्या किए, बोले उसने बच्ची 8वीं क्लास की बच्ची थी, पहले उसने गेम खेलना शुरू किया, गेम में टास्क देते गए, फिर उसको कॉल आया, ठीक कॉल आया, उसने बोले कॉल नहीं सॉरी, उसने क्या है टास्क में ही उसने क्या कहा, उसके कपड़े उपड़े उतारने के लिए उसने बोल दिए कि भाई हाँ ना अपने कपड़े को उतारो, ये सब ऐसा करो वैसा करो, ऐसा पोज बनाओ, इस तरह से करके फिर उसने वीडियो बना ली। बच्ची की छोटी सी बच्ची 8वीं क्लास की बच्ची थी बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हो गया, उसके एक वीडियो बना लिए, वीडियो बनाने के बाद में उस वीडियो को उसके पापा के नंबर पे भेज दिया, उसके पापा के नंबर पे भेज दिया, और उसको परेशान कर रहा है कि तुम पैसे दो। अब उसके पापा, अब सोच लीजिए ऐसी स्थिति में एक फादर के ऊपर क्या गुजरेगी, मदर के ऊपर क्या गुजरेगी, किस तरह से वो मतलब किस वे से वो पुलिस स्टेशन आया, वो पुलिस स्टेशन आके उन्होंने रिपोर्ट करने के लिए जो है रिक्वेस्ट की, फिर बोला सर शुरू में क्या करना चाहिए, उन्होंने गाइडलाइन ली, तो फिर हमने बताया कि देखिए मोबाइल नंबर है, आप मोबाइल नंबर को बंद कर दीजिए, आप उससे बात मत करिए, और बच्ची को बस बोलिए कि भाई दोबारा इस तरह से गेमिंग वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट ना लिया, और बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखो। जैसे बच्चे हैं, जैसे ये बच्चा गेम खेलते खेलते बहुत सारे टास्क मिल गया उसको, कोई OTP आ गया, किसी का कॉल आ गया, बेटा ऐसा ऐसा इसको शेयर करो, इससे भी साइबर फ्रॉड हो सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों से भी अपने को बचना है। बच्चों को मोबाइल देते समय देखिए आपको सिक्योरली उसको किड्स मोड भी उसमें अवेलेबल है, वो सब चीज़ों को आप उसको लॉक करके रखिए, प्राइवेट डेटा वगैरह को ना टच कर पाए वो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान। मैंने बताया ना किस तरह से एक छोटी बच्ची है 8वीं क्लास की, उसके साथ इस तरह से उसकी फोटोग्राफ लेके उसको उसके फादर को भेज दिया जा रहा है, और उसको दबाव बनाया जा रहा है उसके ऊपर कि आपको पैसे दे, अदरवाइज हम इसको वायरल कर देंगे। और ऐसा है कि ये केवल दबाव नहीं बनाते हैं, लोग वायरल कर भी देते हैं ऐसी वीडियोस और फोटो को, बड़ी स्थिति खराब रहती है। इसलिए लेडीज लोगों के साथ, लेडीज लोगों को तो मैं पर्सनली, जो बच्चियां हैं लेडीज हैं, इनको तो पर्सनली मैं कहूँगा कि ये सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ध्यान देकर ही अपने को सिक्योरली इसका उपयोग करना चाहिए।